हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी लोग देख चुके हैं कि उसमें कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो पूरा सिलेबस है उसको आप लोग देख चुके हैं। उसमें 5 इकाई और कुल मिलाकर के 16 अध्याय। इस वीडियो में इकाई फर्स्ट जीवों में इकाई फर्स्ट जिसका नाम है जनन, उसकी शुरुआत करते हैं। इकाई फर्स्ट का पहला अध्याय है जीवों में जनन। इसको सबसे पहले देखते हैं, यानी पहला अध्याय इसमें शुरू करते हैं। पहले अध्याय का नाम है जीवों में जनन। इसको शुरू करते हैं। इसमें पहली हेडिंग है जीवन अवधि। सबसे पहले जीवन अवधि की परिभाषा देखते हैं। जीवन अवधि की परिभाषा क्या होती है, तो आप सभी ये जानते हैं कि प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। आइए जीवन अवधि की परिभाषा देखते हैं। जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी। जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। यानी साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव जितने समय तक या जितने वर्षों तक जीवित रहता है उसकी जीवन अवधि वही होती है। प्रत्येक जीव जितने समय तक जीवित रहता है उसकी जीवन अवधि होती है वो समय। आगे जीवन अवधि से संबंधित कुछ बातें। पहली बात है जीवन अवधि एक दिन या अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष तक हो सकती है। जीवन अवधि एक दिन या अधिक से अधिक कुछ हजार वर्षों तक हो सकती है। दूसरी बात है जीवन अवधि का संबंध जीव के आकार से नहीं होता है। जीवन अवधि का संबंध जीव के आकार से नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, जीवन अवधि का संबंध जीव के आकार से नहीं होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, कावा और तोता आप देखेंगे तो उसमें काफी समानताएं दिखती हैं दिखने में। आकार लगभग उसका सेम है, लेकिन उसकी जीवन अवधि में काफी अंतर है। अब कावा जो है वो लगभग 15 वर्ष जीवित रहता है और इसी प्रकार से तोता जो है 140 वर्ष जीवित रहता है। तो दोनों की जीवन अवधि में अंतर है, लेकिन आकार लगभग सेम है। इसके बाद तीसरी बात है जीवन अवधि भले ही कितनी हो, लेकिन उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु होती है। यानी जीव की मृत्यु निश्चित है। जीवन अवधि भले ही कितनी हो, लेकिन जीव की क्या है, प्राकृतिक मृत्यु निश्चित है, अर्थात वो मरता जरूर है। लेकिन एक कोशिकीय जीव को छोड़कर, एक कोशिकीय जीव को हम कह सकते हैं कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, अर्थात वो अमर है। एक कोशिकीय जीव को छोड़कर सभी जीवों की प्राकृतिक मृत्यु निश्चित है, अर्थात एक कोशिकीय जीव जो हैं वो अमर है।
अब एक कोशिकीय जीव कौन हो गए? जिनमें केवल और केवल एक कोशिका पाई जाती है उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। इसके बाद कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि। इसके बाद आइए देखते हैं कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि। जैसे हाथी है, हाथी 75 वर्ष जीवित रहती है। हाथी है, ये 75 वर्ष जीवित रहती है। फिर इसके बाद गुलाब का पौधा आप लोग देखे होंगे, वो लगभग 10 वर्ष जीवित रहता है। इसके बाद कुत्ता है, वो 15 से 16 वर्ष जीवित रहता है। 15 से 16 वर्ष। इसके बाद कावा है, तो कावा जो है वो 15 वर्ष जीवित रहता है। इसके बाद तोता है 140 वर्ष, तोता 140 वर्ष। इसके बाद मगरमच्छ है लगभग 60 वर्ष, गाय है लगभग 26 वर्ष। फिर इसके बाद बरगद का पौधा है, तो बरगद का पौधा जो होता है वो लगभग 300 से 500 वर्ष जीवित रहता है। कितना? 300 से 500 वर्ष। इसके बाद धान का पौधा आप सभी लोग देखे होंगे, वो लगभग 4 महीने तक जीवित रहता है। धान का पौधा लगभग 4 महीने तक जीवित रहता है। इसके बाद तितली है 1 से 2 हफ्ते तक जीवित रहती है। तो ये हो गया कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि। फिर से एक बार देख लीजिए, हाथी 75 वर्ष, गुलाब का पौधा जो है 10 वर्ष, कुत्ता जो है 15 से 16 वर्ष, कावा जो है वो 15 वर्ष, तोता है 140 वर्ष, मगरमच्छ है 60 वर्ष। फिर उसके बाद गाय 26 वर्ष, बरगद का पौधा है 300 से 500 वर्ष, तितली है 1 से 2 हफ्ते जीवित रहती है। तो ये तो हो गई कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि। इसके बाद अगली हेडिंग जो है उसका नाम है जनन। इस अध्याय का नाम है जीवों में जनन। वहां पर भी जनन आया है, जनन शब्द आया है। तो परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं, जनन की क्या परिभाषा होती है। जनन की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि जनन की परिभाषा क्या होती है। देखिए, जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने ही समान एक छोटे जीव यानी संतति को जन्म देता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने ही समान एक छोटे जीव यानी संतति को जन्म देता है। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ये तो हो गई जनन की परिभाषा। एक बार फिर से देख लीजिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने ही समान एक छोटे जीव अर्थात संतति को जन्म देता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हो गई जनन की परिभाषा। इसके बाद जनन की परिभाषा होगी। इसके बाद जन्म के बाद प्रत्येक जीव में
जन्म के बाद प्रत्येक जीव में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसके बाद परिपक्वता आती है। वृद्धि, उसके बाद परिपक्वता, और फिर वो जीव क्या करता है, जनन करता है, और जनन करके नई संतान की उत्पत्ति करता है, यानी नई संतान का जन्म होता है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर से देखिए, जन्म के बाद जीव में क्या होती है, वृद्धि होती है। जन्म के बाद जीव में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है, और फिर उसके बाद वो जीव क्या करता है, जनन करता है, यानी रिप्रोडक्शन करता है, और अपने ही समान एक संतान की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहता है। आगे जनन की क्या आवश्यकता है, तो जनन से प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। जनन के द्वारा ही प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है। जनन के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवों का आज तक अस्तित्व बना हुआ है। जनन के माध्यम से ही या जनन के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है आज तक। जनन की परिभाषा हो गई। इस प्रकार आप सभी लोग जान गए कि जनन क्या होता है। आगे देखते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है, या जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन जो है वो दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार। पहला अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन पहला। दूसरा है लैंगिक जनन। दूसरा कौन सा हो गया, लैंगिक जनन। पहला क्या है, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन कितने प्रकार से है, दो प्रकार। पहला है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आइए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन क्या होता है। पहला जो है जनन का पहला जो प्रकार है अलैंगिक जनन, उसको देखते हैं क्या होता है। तो अलैंगिक जनन जो है उसमें अकेला एक ही जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अलैंगिक जनन में अकेला एक ही जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, या कह सकते हैं अकेला एक ही जीव संतान उत्पन्न करता है। अकेला एक ही जीव संतान उत्पन्न करता है। फिर से देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या अलैंगिक जनन में अकेला एक ही जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, या अकेला जीव ही संतान उत्पन्न करता है। और इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के एकदम समान होती है। किसके? जनक के। जनक के एकदम समान होती है, एकदम समान होती है। अब जनक क्या हो गया,
जो जन्म देता है, यानी माता पिता क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। जो जन्म देता है उसको क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। इसके बाद अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के एकदम समान होती है, एकदम समान होती है। इसलिए इसको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब आगे अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो सरल है। क्या है, सरल है और धीमी गति से संपन्न होती, और शीघ्र ही संपन्न हो जाती है। अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो सरल है और शीघ्र ही संपन्न होती है। इसके बाद अब यहां पर क्लोन शब्द आया है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्लोन शब्द की परिभाषा हो जाएगी, आकारिकीय तथा आनुवांशिकी रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं। आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये तो हो गई क्लोन की परिभाषा, यानी आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जनन, यहां से देखिए जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन दो प्रकार का हो गया, पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। पहला देखिए अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या कह सकते हैं इस विधि में अकेला एक ही जीव, अकेला एक ही जीव, अकेला एक ही जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। या कह सकते हैं अकेला एक ही जीव संतान उत्पन्न करता है। और अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के एकदम समान होती है, एकदम समान होती है। अब जनक किसे कहते हैं, तो जन्म देता है, जो जन्म देता है उसको जनक कहते हैं। और एक शब्द और आया है संतति, जिसका जन्म होता है उसको संतति कहते हैं। इसके बाद अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो एकदम अपने जनक के समान होती है, इसलिए ऐसी संतानों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब क्लोन शब्द की परिभाषा देख लीजिए, आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। इस वीडियो में इतना ही। इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आप लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियां हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनन की परिभाषा क्या होती है, यह कितने प्रकार का होता है, और अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। वीडियो पसंद आए तो इस
को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।